हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बैंकिंग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के बारे में डिस्कशन किया था, दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ बैंकिंग। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और इसमें भी स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हम डिस्कस करें अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए, अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे, लास्ट लेक्चर अगर देख लेंगे तो आपको बैंकिंग टर्म का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग टर्म रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम। ठीक है, ये जो बैंकिंग टर्म है एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसा सिस्टम जो सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो एंटिटीज बैंकिंग सिस्टम को परफॉर्म करती हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज बैंक्स। हम उनको बैंक्स बोलते हैं। ठीक, फाइन। अब अगर हम बैंक्स का क्लासिफिकेशन करें तो मेजरली देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। फर्स्ट होता है इसमें सेंट्रल बैंक, जो हर कंट्री का एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, और सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इसी के सुपरविजन में और इसी के ऑब्जर्वेशन में काम करते हैं। अभी फिलहाल बस इतना, हम इस पर अभी आगे डिस्कशन नहीं कर रहे। फाइन। नाउ द सेकंड वन इज द कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक जो कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, जिनकी एक्टिविटीज, जो फंक्शंस अभी हम पढ़ेंगे, वो फंक्शंस एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स के ही होते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, जिनसे हम डील करते हैं, जहां पर हमारा सेविंग, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, जहां पर भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं और जिनसे भी हम बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, कमर्शियल बैंक्स। ठीक, फाइन। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल बैंक, नॉट अबाउट द सेंट्रल बैंक। ठीक, अच्छा, फिर इसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। वो हम बाकी आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे। फाइन। अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उन फंक्शंस के ऊपर ओवरव्यू दिया था कि कोई भी बैंक तभी बन सकता है जब वो दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करे। वैसे बैंक्स के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है ना, पहले के फंक्शन जो पहले जो होंगे वो प्राइमरी फंक्शंस कहलाएंगे, और कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। अब ये प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं, दीज फंक्शंस आर कंपलसरी। ये फंक्शंस हर कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी होता है। अगर कोई बैंक प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो बैंक ही नहीं होगा। फाइन। और ही आप यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट सेकेंडरी फंक्शंस, और ये फंक्शंस जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, चाहे तो बैंक परफॉर्म करे चाहे तो परफॉर्म ना करे। हो सकता है कि कुछ बैंक जो है वो सारे सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कुछ बैंक कुछ सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करते हो, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म ना करते हो। फाइन। बट अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ओनली, वो फंक्शंस जो कंपलसरीली किसी भी एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और जिनके बिना कोई भी एक एंटिटी बैंक एक्चुअली नहीं कहला सकती। फाइन। लास्ट लेक्चर में मैंने प्राइमरी फंक्शंस को आपको एक ओवरव्यू दिया था, अब मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइन। तो अभी हम फिलहाल इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। एक बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैंक एक ऐसी एंटिटी होती है जो दो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, कंपलसरी फंक्शंस। ठीक है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज व्हाट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। भाई किसी भी जो हमारे जो सिविलियंस हैं, जो भी लोग हैं, या कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ट्रस्ट है, तो इनके पास जो भी एक्सेस मनी बचता है या जो भी पैसा होता है उसका डिपॉजिट्स कौन लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स लेते हैं। फाइन। और इसी पैसे को ये क्या करते हैं, आगे ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, ये किस फॉर्म में आगे पब्लिक को दे देंगे, लोन के फॉर्म में पब्लिक को दे देंगे, क्योंकि पैसा रखकर करेंगे क्या, और उस पैसे की प्रोडक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। फाइन। ये क्या करते हैं, उन लोगों से पैसा लेते हैं जिनके पास एक्सेस मनी है, और उन लोगों को पैसा देते हैं जिनको मनी की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। यहां से इंटरेस्ट लेंगे और यहां पर इंटरेस्ट देंगे, हाई रेट से इंटरेस्ट लेंगे और कंपैरेटिवली लोअर रेट से इंटरेस्ट देंगे। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, गैप होगी, that will be considered as the income or revenue for the specific commercial bank. Fine. तो अब आ गया हमारा साहब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, घर में रखना सेफ नहीं है। चलिए, सेफ नहीं है, सेफ भी है मान लीजिए, तो आपको उस पैसे की प्रोडक्टिविटी मिलेगी नहीं। अगर आप घर में 1 लाख रुपए अपने पास संभाल कर रखेंगे तो 1 साल बाद भी वो 1 लाख रुपीस ही रहेगा।
लेकिन अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको बोलता है कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है। पहला तो क्या होगा कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है, सेफ्टी दे रहा है, प्लस इसकी हम प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक नहीं होने देंगे। 1 लाख रुपीस अगर आपने 1 साल तक रखा तो वो 1 लाख बढ़कर कुछ तो हो जाएगा इंटरेस्ट मिला करके, वो 1 लाख 5 हो जाएगा, 1 लाख 10,000 हो जाएगा, बट अल्टीमेटली 1 लाख से बढ़ेगा। घर में रखेंगे तो 1 लाख 1 साल बाद 1 लाख ही रहेगा। फाइन। तो ये बोला गया कि भाई अगर आपके पास जो भी एक्सेस मनी है, चलिए एक्सेस नहीं, आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लेते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं, तो वो पैसा आप बैंक के पास रख दें। बैंक उसके ऊपर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देगा या उसके अगेंस्ट आपको कोई खास स्पेसिफिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक, फिर बैंक इसी पैसे को लेकर पब्लिक के अंदर क्या करता है, लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। भाई किसी को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, उसको दे देगा, किसी के हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, उसको दे देगा, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए, बैंक उसको दे देगा। तो अल्टीमेटली बैंक विल ग्रांट द लोन्स उन लोगों को जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन अल्टीमेटली ले सकते हैं। एनीवे फाइन। तो अब ये हमारे हो गए दो प्राइमरी फंक्शंस, फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। लेकिन जब आप इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स की डिटेल पढ़ने जाएंगे तो जब बैंक आपसे जो भी डिपॉजिट्स लेता है तो वो डिपॉजिट्स भी अलग अलग फॉर्म में लेता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में कैसे लेगा, देखिए वो आपसे पूछेगा कि आपका इंटेंशन एक्चुअली क्या है। क्या इंटेंशन है, जब आप पैसे की डिमांड करें तब आपको पैसा दे दिया जाए, या एक फिक्स टर्म के लिए पैसा आपका रख लिया जाए। आपके डिमांड करने पर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, जितने टर्म के लिए पैसा आपने पहले से बोला है उतने टर्म के लिए पैसा आपका लॉक एक्चुअली हो जाएगा बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक के पास डिपॉजिट्स दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज व्हाट डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेकंड इज टर्म डिपॉजिट। टाइप तो टर्म से समझ में आ रहा होगा। डिमांड डिपॉजिट, जब भी कभी डिपॉजिटर डिमांड करेगा पैसे की, बैंक को वो मनी उसको लौटाना पड़ेगा। देखिए बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, दीज डिपॉजिट्स आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ लायबिलिटी ऑन बैंक। ठीक है, मैंने अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो वो मेरे लिए एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटी है। फाइन। तो बैंक को जब मैं डिमांड करूं तब वो लायबिलिटी लौटानी पड़े तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। और हर एक के लिए अलग अलग अकाउंट टाइप के अकाउंट्स बैंक एक्चुअली ओपन करता है। ठीक है, इसमें होता है सबसे पहले कौन सा, करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, और करंट अकाउंट सबसे अच्छा एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट का। जब आप मनी डिमांड करेंगे तब पैसा आपको बेसिकली मिल जाएगा। फाइन। आज आप दिन में 10 बार डिपॉजिट करें, 50 बार निकालें, कभी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना पेमेंट करना चाहे कर दे, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन। जब आप डिमांड करेंगे बैंक आपको उस पैसे को पे करने के लिए लायबल है। ठीक, अब ये करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, करंट अकाउंट यूजुअली ओपन करते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन इसलिए ओपन करते हैं ताकि उनको बिजनेस में किए जाने वाले बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को इजी कंपैरेटिवली हो सके। ठीक है, वो जब चाहे जिसको पेमेंट कर सके, जब चाहे जितना विड्रॉल कर सके, जब चाहे जितना डिपॉजिट कर सके, उनको उनके उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी रोक टोक, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट इसके लिए बेसिकली ओपन होता है। फाइन। चलिए, जब डिमांड करेंगे तब उनको पेमेंट करना पड़ेगा। चलो फाइन। चलो उसके बाद आए टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इसका मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और अभी आपको पता है कि ये आने वाले 2-5 साल मुझे यूज आने वाला नहीं है, फाइन, अब मैं इसको पैसे को कहां लगाऊं जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, अब रियल एस्टेट परचेज करने जाते हैं तो बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपके पास छोटी अमाउंट है, 1-2 लाख रुपए, तो आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो बेसिकली आप कर दीजिए टर्म डिपॉजिट। टर्म रिप्रेजेंट्स टाइम, जो एक स्पेसिफिक टाइम को बोलता है, और टर्म डिपॉजिट जो होता है वो बेसिकली किसमें होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में। और एक और होता है इसमें रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। एफडी में क्या होगा कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट बैंक के पास ले जाइए और उनको बोलिए कि भाई मुझे ये पैसा आपके पास 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करना है। लेट्स सपोज 10 लाख रुपए आपने बैंक को दे दिए और कहा कि 5 साल तक निकालूंगा नहीं मैं। ठीक है, अब ये पैसा, आपका पैसा बैंक 5 साल के लिए यूज करेगा। अब देखिए आपका दिया हुआ पैसा बैंक 5 इयर्स के लिए यूज करेगा तो नेचुरली आपको इंटरेस्ट भी हाई रेट पर देगा। तो एफडी में सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली होता है।
ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि जो फिक्स डिपॉजिट है इसके अंदर बंदा एक बार मनी डिपॉजिट कर देता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही ये पैसा निकाला जा सकता है। हाँ, बीच में निकाल सकते हैं लेकिन फिर उसके ऊपर पेनल्टी लंबी लग जाती है, तो उसमें लॉस भी होता है, होने के चांस है। तो उस कंडीशन में बंदा वैसे विड्रॉ नहीं करता, लेकिन जब भी कोई एफडी करेगा तो उसका इंटेंशन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी डिपॉजिट करना ही होता है। दूसरा, ये जो होते हैं, हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट का मीनिंग होता है कि जब आप चेक के थ्रू इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एटीएम में अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, यूपीआई से आज के जमाने में किसी को पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके, तो दैट इज कॉल्ड एज चेकेबल डिपॉजिट। ठीक है, ये चेकेबल डिपॉजिट कहलाता है। और ये जो होते हैं हमारे एफडीज आर व्हाट, नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये अपने आप में नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स मींस आपको एफडी अकाउंट के अगेंस्ट कोई चेकबुक नहीं मिलेगी, आप जब चाहे विड्रॉल नहीं कर सकते, विड्रॉल की परमिशन ही नहीं है तो आपको चेकबुक क्यों देंगे? चेकबुक मिली मींस आपको विड्रॉल करने का आपको लिबर्टी दे दी गई। फाइन, तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स है, ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स है। ये जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स। यहां पर प्योर रेस्ट्रिक्शन होती है ऑन विड्रॉल। रिकरिंग डिपॉजिट भी इसके जैसा ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मंथली डिपॉजिट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में होती है। आप डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट में करो लेकिन विड्रॉल एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही होगी। जैसे आपने एक आरडी अकाउंट ओपन करवाया कि भाई मैं हर मंथ कितना पैसा डिपॉजिट करूंगा, 5,000 रुपए। ठीक है, अब 5,000 रुपीज डिपॉजिट करूंगा अप टू 60 मंथ्स बोले तो 5 इयर्स तक। ठीक है, 5 साल तक मैं मनी डिपॉजिट करूंगा। इन बिटवीन आप पैसा इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, 5-5 हजार रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेंगे। और 5,000 कब तक विड्रॉ करेंगे? 60 मंथ्स तक, और उसके बाद आप लमसम में पैसा विड्रॉ कर लें। इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे, कंपैरेटिवली लोअर इस पे। और इस पर क्योंकि बैंक आपका पैसे की यूसेज के लिए श्योर नहीं है कि वो कितना यूज करेगा। आप हो सकता है आप 1 घंटे बाद निकाल लें, 10 दिन बाद निकाल लें, 4 दिन बाद निकालें, तो इसके लिए बैंक तो पैसा आपका यूज ही नहीं कर पाएगा। और जब बैंक आपका पैसा यूज नहीं कर पाएगा तो वो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देगा। तो यूजुअली देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन व्हाट, करंट अकाउंट डिपॉजिट। फाइन, तो ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, इनके बीच का कोई, तो बोलेंगे ऑफ कोर्स इनके बीच का एक डिपॉजिटर होता है, दैट इज व्हाट, सेविंग्स अकाउंट। अब ये जितने सेविंग्स अकाउंट होते हैं इसमें दोनों के फीचर्स को क्लब कर दिया गया। दोनों के फीचर्स को मीन से डिमांड एज वेल एज टर्म दोनों हो जाते हैं। इसके साथ क्या होता है कि आपको जितने चाहे डिपॉजिट्स करना है कर दीजिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल। ठीक है, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, सेविंग अकाउंट। तो प्रमोट किसको कर रहा है? आपकी सेविंग्स को। और सेविंग्स तभी प्रमोट होती है जब आप ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और कम अमाउंट वहां से विड्रॉ करते हैं। अब आपने 100 डिपॉजिट किए, 100 विड्रॉल कर लिए, 100 डिपॉजिट किए, 80 विड्रॉल कर लिए, तो सेविंग्स एक्चुअली होगी कैसे? तो ये बोला गया कि इसके अंदर डिपॉजिट्स तो जितने चाहे कर दें, डिपॉजिट के लिए कभी बैंक मना करेगा ही नहीं आप, लेकिन विड्रॉल के लिए एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि इससे ज्यादा, इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से ज्यादा एक मंथ में आप विड्रॉल्स नहीं कर सकते। फाइन, तो इसके ऊपर विड्रॉल है। अच्छा, जब दोनों के फीचर्स मिले हुए हैं तो इससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट और इससे थोड़ा कम, इसका यहां तो 0% इंटरेस्ट है, यहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर कंपैरेटिवली मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मींस इससे कम रहेगी और इससे ज्यादा, कुछ बैंक्स इसके ऊपर देते हैं, बट अगर 0% माने तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, फाइन, तो ये मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। प्लस दीज आर ऑल्सो चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होता है, चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। जब चाहे आप चेक के थ्रू इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या किसी XYZ थर्ड पार्टी को आप इसका चेक देकर के पेमेंट कर सकते हैं। फाइन, मींस इसमें से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है बट विद सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे जब चाहे जितना चाहे विड्रॉ करें, यहाँ पर जब थोड़ा बहुत विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर विड्रॉल की परमिशन नहीं होती। विड्रॉल करेंगे तो फिर पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज होती है। फाइन, तो ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डिमांड डिपॉजिट, जिसमें क्या आता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आते हैं। टर्म डिपॉजिट में एफडी डिपॉजिट्स आते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट्स आते हैं। फाइन, और थर्ड होता है सेविंग्स अकाउंट। यूजुअली हम लोग हमारे सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करके चलते हैं। फाइन, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि डिपॉजिट्स कितने कितने टाइप के बेसिकली होते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और बैंक जो डिपॉजिट्स लेता है वो आपके डिपॉजिट के इंटेंशन से वो आपका अकाउंट बेसिकली ओपन करता है। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आपका इंटेंशन है तो बोलेगा एफडी अकाउंट ओपन करो। बिजनेस ट्रांजैक्शन को ईज करना है, मींस उसको इजी बनाना है तो बोलेगा आप करंट अकाउंट ओपन करो। सेविंग कर को प्रमोट करना है तो बोलेगा आप सेविंग अकाउंट ओपन करो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। अब जब ये पैसा बैंक के पास आ जाता है
तो बैंक इसको उन लोगों को दे देता है जिनको एक्चुअली पैसे की रिक्वायरमेंट है और जो पैसा चाहते हैं किसी काम के लिए, एजुकेशन के लिए चाहते हैं, मकान बनाने के लिए चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए चाहते हैं, अलग अलग कामों के लिए बैंक जो होता है, जो लोग पैसा चाहते हैं, बैंक उनको लोन देने को रेडी हो जाता है। अब जैसे डिपॉजिट्स की अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे, ऐसे ही लोन्स के भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। देखिए सबसे पहला इसके अंदर होता है कैश क्रेडिट्स, ये होता है सीसी, ठीक है, कैश क्रेडिट्स। अब ये कैश क्रेडिट सीसी अकाउंट बोलते हैं इसको। अभी कैश क्रेडिट जो होता है ये वेरी शॉर्ट टर्म लोन है, और वेरी शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली ये क्या होता है, बिजनेसमैन लेते हैं अपने जो वर्किंग कैपिटल को की जो डेफिशिएंसी होती है उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। तो बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कभी अर्जेंसी में, कभी किसी स्पेसिफिक काम के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो बैंक क्या करता है, अपना सीसी अकाउंट खुलवा लेता है। अब जैसे बैंक ने और अच्छा इसके लिए सिक्योरिटी लगती है। अब सिक्योरिटी किस चीज की लगेगी, आपकी कोई भी लिक्विड एसेट की या कोई भी करंट एसेट की, जैसे आपकी इन्वेंट्री है। अब आपको बैंक ने बोल दिया कि लेट सपोज आपके पास ऑन एन एवरेज एक टाइम में 20 लाख रुपीस की इन्वेंट्री होती है, ठीक है, तो बैंक आपको बोलेगा कि हम आपकी इन्वेंट्री का 80% की सीसी आपको देते हैं, 60% की सीसी, मान लो 60% की दी, तो इसका मीनिंग ये होगा कि बैंक ने आपकी सीसी लिमिट कितनी कर दी, 12 लाख रुपीस की सीसी लिमिट कर दी, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, इस पूरी सीसी लिमिट को एक साथ विड्रॉ नहीं करता, भाई उसको किसी को पेमेंट करना है, और मान लीजिए कि वो क्या करेगा, इसमें से 4 लाख रुपीस उसने विड्रॉ कर लिए। अच्छा लिमिट उसकी 12 लाख रुपए, उसका सीसी अकाउंट के अंदर लिमिट कितनी है, 12 लाख से, और उसने 4 लाख विड्रॉ किए। तो जितने टाइम तक वो 4 लाख को यूज करेगा, इंटरेस्ट भी किसके ऊपर चार्ज होगा, सिर्फ 4 लाख रुपीस के ऊपर ही चार्ज होगा। फिर आपने उसमें तो थोड़ा सा डिपॉजिट कर दिया तो इंटरेस्ट कम अमाउंट पे चार्ज होने लगेगा। फिर आपको फर्दर मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आप निकाल लें। मींस आपकी टोटल लिमिट 12 लाख रुपए की है। 12 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, अपने कैश क्रेडिट्स का विड्रॉल को एंजॉय कर सकते हैं। फाइन, तो हमारा फर्स्ट हो गया सीसी, वेरी शॉर्ट टर्म लोन, लिक्विड एसेट या जो भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं, इन्वेंट्री हो गई या कोई दूसरे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आपके पास हुए, तो उसको भी आप एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी रखना कंपलसरी, विदाउट सिक्योरिटी आपको सीसी नहीं मिलेगी। फाइन, उसके बाद आए आप दूसरे टाइप के लोन्स होते हैं, इसमें डिमांड लोन्स, ठीक है। डिमांड लोन्स भी एक्चुअली क्या होता है, यूजुअली दीज आर आल्सो शॉर्ट टर्म लोन्स। ये तो वेरी शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, इसमें फिर वही कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी वर्किंग कैपिटल के शॉर्टेज के लिए, वर्किंग कैपिटल की डिफिशियंसी के लिए, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, मान लो एक अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब ये अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी है, तो इसकी जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो तो मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में होगी, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो जल्दी से करना पड़ेगा। अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है हमारा जून जुलाई के अंदर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये कि ये कब से स्टार्ट करेंगे, मार्च अप्रैल से गुड्स बनाना स्टार्ट करेंगे, बल्कि और फैब मार्च से बनाएंगे, और उसके बाद होलसेलर्स को बेचना स्टार्ट करेंगे। तो अब इतने टाइम तक उनको इन्वेंट्री को मैनेज करना है, तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डिमांड लोन्स लेते हैं अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, जो सीजनल वर्कर्स, और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी होते हैं। अब बैंक जब इसमें लेंडर जब डिमांड करेगा तब उनको पैसा लौटाना पड़ता है, ठीक है। बैंक जब डिमांड करेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज उनको पैसा लौटाना पड़ता है। फाइन, तो एनीवे ये बिजनेसमैन होते हैं और ये डिमांड लोन जो लेते हैं किसी खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है अपना इसमें टर्म लोन, ठीक है। अब जो टर्म लोन होते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, जैसे टर्म लोन और डिमांड लोन। और टर्म लोन का मीनिंग होता है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको टेन्योर दे दिया गया कि भाई 10 इयर्स के लिए हम आपको आपके बिजनेस की एक मशीन परचेस करने के लिए, आपको कार परचेस करने के लिए, किसी और भी पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक टेन्योर या एक स्पेसिफिक टर्म के लिए आपने लोन लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्म लोन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर और भी टाइप के लोन्स होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं उसमें कि कुछ होते हैं इसमें सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है, और कुछ होते हैं इसमें अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। सिक्योर्ड लोन्स कौन से, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीसी जो है ये आपके स्टॉक या कोई भी एक करंट एसेट के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा। ये जो टर्म लोन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसके अगेंस्ट भी आपको कुछ ना कुछ हाइपोथिकेशन या कोलेटरल बैंक के पास रखना पड़ेगी। फाइन, तो जितने भी, जब भी कभी आप कोई कोलेटरल रखते हैं, कोई सिक्योरिटी, कोई हाइपोथिकेशन के अंदर एसेट को रखा जाता है, प्लेज करते हैं, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, सिक्योर्ड लोन्स। मींस बैंक के पास उसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी होती है, और हमेशा वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन वैल्यू ऑफ लोन। मार्जिन होते हैं दोनों के अंदर कि भाई बैंक ने कहा कि 10 लाख का लोन चाहिए तो 12 लाख रुपए की सिक्योरिटी हमको देना पड़ेगी, मतलब आपको कोई 12 लाख रुपए की एसेट हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगी, तो ये 2 लाख रुपए का या 20% का बैंक मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। बैंक
तो अपना सेव करके चलना पड़ता है। फाइन। अब ये जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, ये यूजुअली ऐसे लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का लोन, ठीक है, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जो हम यूज करते हैं, क्या किया हमने, शॉपिंग कर ली, और शॉपिंग का पेमेंट करने में क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम 50 दिन का पीरियड होता है। अगर आप फर्स्ट डे अगर शॉपिंग कर लेते हैं, स्वाइप कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास 50 दिन का पीरियड होता है। 30 दिन तो उसकी बिलिंग साइकिल होती है, और उसके बाद 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। 50-55 डेज का आपको शॉर्ट टर्म पीरियड मिल जाता है। मींस आपको 50 दिन मिल गए किस काम के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स होते हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक आपसे कोई भी एसेट आपकी सीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। ये होगा कि आपकी सिबिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर जाएगी, उसमें बाद में बैंक आपके ऊपर दूसरे एक्शंस लेगा, लेकिन आपने इसके अगेंस्ट कभी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। तो ये कहलाते हैं हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये दो हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक थे, और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनके बिना कोई बैंक हो ही नहीं सकता। एंड दीज आर द कंपल्सरी फंक्शंस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। और मैंने आपको बताया कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं और कितने टाइप के एक्चुअली लोन्स होते हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप में थोड़े से ज्यादा होते हैं और लंबे होते हैं, तो उसमें लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी होगा। फाइन। तो आई होप आपको प्राइमरी फंक्शंस क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ओपन है, जब चाहे आप कमेंट करके मुझसे क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So Najib Hashmi signing off from Najib Hashmi's Academy.